हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 16 का वन शॉट। एंड बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए ये वन शॉट बनाया जा रहा है एंड दी बेस्ट वन शॉट है, बहुत मजा आने वाला है आपको। एंड इसमें पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूँ। कुछ ये हमारे लेक्चर के नोट्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे एंड इसको पढ़ते ही हमारे पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मतलब अच्छे से बनाया गया। 2x की स्पीड में देख सकते हो अगर आपको। और ये है कि सर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है हमें। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो चैनल है यूट्यूब वाला केमिस्ट्री गुरुजी 2.0 भारत पंचाल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। एंड भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वो तो मतलब मस्ट है। इसमें प्लीज नहीं बोला, मतलब ऑर्डर बोला गया है। बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई बहनों को ऑर्डर दिया गया है। रीजन ये है कि यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। च्यवनप्राश वाले नोट्स आते हैं, चीट नोट्स आते हैं और वीडियोस के लिंक्स आते हैं। डेली की डेली जो हम स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं वो आते हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। और आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं भारत पंचाल 92 पर। पूरी कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा है ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 15 का वन शॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इवन इनऑर्गेनिक का वन शॉट मैंने करवा दिया है। डी एंड एफ का भी, कोऑर्डिनेशन का भी, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, पूरे पूरे कवर किए हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं। और कैल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग। और फॉर्मिंग का मतलब होता है जो दूसरों को बिगाड़ देते हैं, है ना। देखिए, इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। एक्चुअल में इस ग्रुप को कई बार हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोल देते हैं। अब ऑक्सीजन हमारी हरियाणा में एक फेमस कहावत होती है, भाई इसकी तो हवा लग गई। हवा लग गई मीन्स होता है भाई वो चीज तो बिगड़ चुकी है। क्लियर है। अब सिंपल समझो, कुरकुरे होते हैं, कुरकुरे को अगर हवा लग जाए तो वो सही थोड़ी होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अगर खाने को हवा लग जाती है वो भी खराब हो जाता है। रोटी को बाहर रख दो, एक रोटी को हम डब्बे में रखते हैं, तो जो बाहर रखी होगी ना वो खराब हो जाएगी। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स के साथ होता है। अगर कोई ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है ना तो वो बिगड़ ही जाता है, वो खराब हो जाता है। अब देखो, जनरली जो मेटल्स के ओर्स होते हैं, ठीक है, आयरन का ओर हो गया, इसके अलावा मतलब जितने भी आपको ओर मिलेंगे, या तो उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा मिलेगा या उनके साथ सल्फर जुड़ा मिलेगा। मतलब उन मेटल को जो खराब कर रहा है वो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर ही खराब करते हैं जनरली। ठीक है, इसी वजह से ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं एंड और फॉर्मिंग बोलते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? बहुत आसान सी ट्रिक है, उससे टेपो, उससे टेपो, है ना। ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सेलेनियम है, ये टेलुरियम है, ये पोलोनियम है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाले भाई साहब है पोलोनियम, इनको आप मतलब मेटालिक कैरेक्टर होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ज्यादातर जो हम पढ़ेंगे इन चार के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन चार के बारे में भी नहीं। पी ब्लॉक में जब भी हम दो एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ही होते हैं। जनरली हमारी सारी प्रॉपर्टीज इनसे ही रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना हो, एटॉमिक नंबर निकालना बहुत आसान है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होगा, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52, 84। यहाँ पे मैंने इसका नोट्स दिया है, नोट्स कह रहा हूँ, इसका लेटेस्ट सिलेबस दिया है जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, जो लेटेस्ट सिलेबस है ना बेटा, वो दिया है कि हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है जिससे आपके लिए आसानी रहे। और मैं बोल रहा था कि बहुत आसान है आपके लिए एटॉमिक नंबर याद करना। कैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सबने 11th क्लास में बेंजीन नंबर के बारे में सुना होगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, है ना। ये कब अप्लाई होता है? अगर किसी ग्रुप में 7 एलिमेंट है। इन केस किसी ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो अगले वाला नंबर साफ हो जाता है, ये हो जाता है 8, 8, 18, 18, 32। अगर किसी ग्रुप में मान के चलिए 5 एलिमेंट है तो हो जाएगा 8, 18, 18, 32। अगर किसी ग्रुप में मान के चलो 4 एलिमेंट है तो ये रूल हो जाएगा 18, 18, 32। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, मतलब अभी देखिए इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, 8 में 8 ऐड किया, 16, फिर 16 में 18 ऐड किया, 34 में 18 ऐड किया, 52, 52 में 32 ऐड किया, और ये हमारे पास हो गया 84। इस तरह से कन्फिग्रेशन बेटा जी आप सबको आती होगी और आनी भी चाहिए। विदाउट कन्फिग्रेशन बात नहीं बनेगी। ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p4, सल्फर की कन्फिग्रेशन होती है 3s2 3p4, सेलेनियम की कन्फिग्रेशन होती है 4s2 4p4, एंड टेलुरियम की कन्फिग्रेशन होती है 5s2 5p4, एंड पोलोनियम की कन्फिग्रेशन होती है
6s2 6p4। तो यहाँ से हम लोग एक बात और बोल सकते हैं कि इनकी जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है भाई, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP4 है। ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये हमारे पास ऑक्सीजन है जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेलुरियम है, और फिर हमारे पास पोलोनियम है। ऑक्सीजन जो होती है एक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बाकी सभी एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इससे रिलेटेड बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन गैस क्यों है। एक्चुअल में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से ना डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके दो एटम इकट्ठे निकलते हैं और इनके बहुत सारे एलिमेंट एटम्स इकट्ठे निकलते हैं, और जब जहाँ पे भीड़ आएगी ऑब्वियसली वो सॉलिड की तरह अपीयर होगी, और जहाँ पे दो बंदे निकलेंगे वो भी चुजे चुजे से, वो गैसेस फॉर्म में ही अपीयर होंगे, गैसेस फॉर्म में भी ही हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और बेटा ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल समझते हो ना, जो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करते हैं। सेलेनियम और टेलुरियम जो होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं। वो होता है ना, एक लड़का एक लड़की और एक वो होते हैं जिसमें दोनों वाले कैरेक्टर होते हैं। इसमें दोनों वाले कैरेक्टर होते हैं, मेटल्स वाले भी और नॉन मेटल्स वाले भी। ये दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, डिपेंड करता है। और पोलोनियम क्या है, रिडक्टिव है, जो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। इसके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा जी एटॉमिक रेडियाई। जैसा कि हम सबको पता है कि हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पे ना जो शेल होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और शेल बढ़ने से क्या हो जाता है, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई डाउन द ग्रुप साइज जो है इंक्रीज होगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी, देखिए आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जब रेडियाई इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, जो आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो डिक्रीज करेगी। जब रेडियाई बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करने वाली है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम पैटर्न है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस ग्रुप में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो क्या है, इस ग्रुप में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारी पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। पता होगा कई बार बताया हुआ है, फोन बनेगा डॉन, फोन बनेगा डॉन। मोटू और पतलू की जोड़ी में सुना होगा आप लोगों ने, फोन द डॉन, ठीक है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के डॉन है। आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के हम देखेंगे किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो सीन समझिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती क्या है, आप फोकस करो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए। देखिए बेटा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है। चलिए मैं फील दिलाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। देखिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जैसे एक एलिमेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम ऑर्बिट तो नहीं करते, ऑर्बिटल तो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को खींचना होता है, ठीक है। अब दूसरी जगह पे अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, मान के चलिए ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास सेल बढ़ रही है। अब सेल बढ़ने से क्या हो जाता है, सेल बढ़ने से हमारे पास साइज इंक्रीज हो जाता है। अब अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉन को लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट इट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माय ब्रो, जब तक एक्सेप्शन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री धिक्कार है हमें उस पर, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बेटा जी ये बनता है कि आप बोलो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो इस बेस पे तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बट ऑक्सीजन हैव लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू सल्फर। व्हाई, सीन क्या होता है समझिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, और जब भी अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी को रिलीज होना
पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब सीन समझिए कि ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का साइड है। ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस खींच रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब दूसरा समझिए, दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है? सल्फर है, ये सल्फर का न्यूक्लियस है, इसके राउंड में इस तरह से लगे हुए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या कौन कर रहा है बेटा? ये खींच रहा है और इसका ये न्यूक्लियस खींच रहा है। अब फोकस कीजिए, जब दोनों का न्यूक्लियस खींच रहा है तो ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, और जब ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है तो वो ज्यादा अच्छे से खींच सकता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बट ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहा है, नो डाउट, बट ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है। अब ऑक्सीजन का साइज इतना स्मॉल है कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत हो रही है, तो नए इलेक्ट्रॉन को ये आने ही नहीं देंगे। जो इसके ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। वो हिंदुस्तानी भाव सुना है तुमने, कोई जरूरत नहीं ऑक्सीजन को तेरी, निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो ये क्या करते हैं कि ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसके जो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल मार रहे हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों चीज हो रही है, तो एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है और इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होती है। वर्ड्स में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो आप लोग? लिख सकते हो ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज, छोटे साइज की वजह से क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के केस में बेटा जी कम हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, और सेम हम लोग ग्रुप 17 में भी यही पैटर्न पढ़ने वाले हैं। अगले उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है, ये मॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। एक होती है एटॉमिक फोर्स, एक होती है मॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो साइज पे डिपेंड करती है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और आपको पता है ऑक्सीजन गैस है, गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए कोई चीज लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, कोई चीज सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? वो इंक्रीज करता है। और पोलोनियम की हम लोगों ने बात करनी नहीं है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो करेंगे? देखिए बेटा, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आपको पता है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP4 है। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP4, यानी इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो इनके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेना। ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना, 6 के लिए 2 लेना बहुत आसान है। और दूसरा काम क्या है कि अगर हाईएस्ट की बात करें तो 6 ये दे भी सकते हैं। ठीक है, और आपने एक इफेक्ट सुना होगा जिसे हम प्रेम से बोलो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो अंदर का एस होता है ना, वो रिलक्ट हो जाता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। अंदर का जो बेटा एस होता है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये वाला जो एस है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सिर्फ पी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है? +4। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। -2 क्यों होगी? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 2 लेना आसान है। +6 क्यों होगी? हम जनरली ये भी देखते हैं कि इनकी रिएक्शन कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हो जाए तो इनको देने पड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और +4 क्यों होगी? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो अंदर वाला पेयर है वो नहीं जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हर एक चैप्टर में हर एक ग्रुप में बनेगा आपको। अगर आप ग्रुप 15 में बात करो तो नाइट्रोजन एनोमलस होता है, ग्रुप 17 में बात करो तो फ्लोरीन एनोमलस होता है। मैंने कई बार बोला जो फैक्ट्री का पहला पीस होता है ना, वो अलग ही होता है। ये फैक्ट्री के पहले पीस है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इनकी फैक्ट्री का, इनके माँ बाप की फैक्ट्री का पहला पीस है। पहला पीस जो होता है ना, वो जनरली डिफेक्टिव से ही निकलता है, उसमें थोड़ी बहुत अजीब हरकतें होती हैं। ठीक है, आपसे रीजन पूछा जाएगा कि एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है? रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? ओके, सबसे पहले देखिए, अगर पहला एलिमेंट है तो उसका साइज क्या होगा? स्मॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल साइज, स्मॉल साइज तो क्या भी होगा? आयनाइजेशन एनर्जी होगी हाई। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई हो जाती है। एंड सबसे जरूरी जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। एब्सेंस ऑफ वैकेंट
डी ऑर्बिटल। क्लियर है? चलिए, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात पे चलते हैं कि ठीक है सर, ये रीजन है ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर का। अब इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ये अलग किस तरह से है। ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है, जबकि फास्ट सल्फर या बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड है। अगर आपको पता हो बेटा जी, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ऑक्सीजन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बनता है। ऑक्सीजन कुछ ऐसे जुड़ता है। ओके, ऑक्सीजन ना कुछ ऐसे जुड़ता है। और अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर कैसे जुड़ता है। सल्फर का ना एक पकड़ स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से, इसको क्राउन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हर जगह पे क्या लग जाता है, सल्फर लग जाता है। अब बेटा आप खुद से समझिए, एक के तो दो एटम इकट्ठे निकलते हैं, एक के 8 एटम इकट्ठे निकलते हैं। तो कौन होगा बताओ, कौन सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली जिसके 8 एटम निकले, और सल्फर का मास भी ज्यादा होता है। ठीक है, 8 एटम है ज्यादा मास वाले, ये 2 एटम है वो भी कम मास वाले। अब अगला क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि सर ऑक्सीजन कैसे, ये जो डाइएटॉमिक मतलब डबल बॉन्ड बना लेना, इसको मल्टीपल बॉन्डिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड कैसे बना लेता है। मैंने इसके लिए बड़ी फनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि हमारे घर में ना 2 बच्चे हैं। एक है पर्व जो मेरे वाला है, और एक है पार्थ जो भाई वाला है। अब ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। और अगर मैं अपने रिलेटिव्स में बात करूं तो एक मैं हूं। ठीक है, अभी तो फेस फेस दिखाई देता है तुम्हें, बट यहां से नीचे एकदम से ऐसे हो जाता है। ठीक है, एक तो अपने भारत जी हैं, ऐसे हैं। और एक मेरे रिश्तेदार हैं, सोनू नाम है उनका, ऐसे हैं वो भी। अब आप लोग इधर ध्यान दीजिए कि जब हम लोग गले से मिलना चाहेंगे तो अंग अंग नहीं मिलेगा, हम लोग सिर्फ पेट से पेट मिला सकते हैं। और जब पेट से पेट मिलेगा तो बड़े आइटम जो होते हैं ना बेटा, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं बना सकते वो। ठीक है, जबकि जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ना, वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये छोटे छोटे आइटम है, ये बहुत अच्छे से मिलेंगे। सेम फंड ऑक्सीजन के साथ होता है, इसका स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन के पास क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये हमेशा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि बाकी सभी एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन माइनस ही शो करता है, बट एक क्योंकि ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ऑक्सीजन सबसे पावरफुल है। बट इससे पावरफुल भी कोई है, और वो कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इसको मजबूर कर देता है देने पे। ठीक है कि नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो हाइड्रोजन के साथ H2O, और H2O किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और बाकी सबके जो हाइड्राइड है वो गैसियस स्टेट में होता है। बस यही है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक वाइल अदर्स आर डायमैग्नेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो, एक MOT करके है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करके। और एक्सप्लेन करना भी आपको नहीं आएगा, आप सबको पता होगा पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, जो अट्रैक्शन शो करती है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 101% है भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड, जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो हाइड्राइड जरूर बनाते हैं। और उन हाइड्राइड्स का फॉर्मूला होता है H2E। फॉर्मूला क्या होता है, H2E, वेयर E इज एलिमेंट। ठीक है, और किस तरह से जुड़ेगा, H2O, H2S, H2SC, H2TE। ठीक है बेटा, ये हमारे हाइड्राइड्स बन गए। हाइड्राइड समझते हो ना यार, देखो सल्फाइड किसे कहेंगे अगर किसी एलिमेंट के साथ सल्फर जुड़ जाए, ऑक्साइड किसे कहेंगे किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, और हाइड्राइड किसे कहेंगे जिस अगर कभी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्राइड्स होते हैं। और इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर की बात करते हैं। तो एसिडिक करैक्टर मतलब H पॉजिटिव को कौन आसानी से रिलीज करेगा। मैं एक बार आपकी आसानी के लिए मैं इनको ना कुछ इस तरह से बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है H2O। ठीक है, ये हमारे पास है H2O। उसके बाद ये हमारे पास है H2S। एज यू नो कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास H2SC। ठीक है, और ये हमारे पास है H2TE।
ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज कर रहा है तो H पॉजिटिव को रिलीज करना आसान हो रहा है, और जब H पॉजिटिव को रिलीज करना आसान हो रहा है तो बेटा एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। तो एसिडिक करैक्टर का ट्रेंड देख लीजिए आप लोग, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हीट के सामने कौन स्टेबल रहेगा। खुद से देखो, हीट के सामने किसने स्टेबल रहना है? हीट के सामने कौन स्टेबल रह सकता है भाई? अब देखो बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और जितना बड़ा बॉन्ड होता जाता है वो बॉन्ड वीक होता जाता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड बड़ा हो रहा है, बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है घटती चली जाएगी। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला मॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज पे। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो सर इस बेस पे तो सबसे छोटा साइज जो है वो ऑक्सीजन का है, H2O का है। तो इस बेस पे तो ये जो है ऑक्सीजन जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल, अगर आप सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि H2O के पास एक पावर है, ठीक है। जैसे H2O ये है, शायद आप सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे एक कंसेप्ट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा होना चाहिए। किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन फोन के साथ। और उसे सामने भी कौन दिखना चाहिए? उसको सामने भी फोन दिखना चाहिए। तो ये उनकी तरफ क्या करता है? थोड़ी सी अट्रैक्शन फेंकता है, ठीक है। उनकी तरफ क्या करता है? ये थोड़ी सी अट्रैक्शन फेंकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसकी तरफ थोड़ी सी अट्रैक्शन फेंकेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये थोड़ी सी अट्रैक्शन फेंकेगा। और यहाँ पे इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है भैया? ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही क्या होता है? H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल। देखिए बॉन्ड एंगल क्या होता है? डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होता है। वोलेटाइल नेचर की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल है, जो इजीली इवेपोरेबल है, जिसके सबसे आसानी से वेपर बन सकते हैं, वो उसी के बनेगी जिसका बॉन्ड सबसे वीक है। तो सबसे बॉन्ड वीक रहता है H2S का। रिड्यूसिंग करैक्टर बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। रिड्यूसिंग करैक्टर का मतलब है जो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करेगा, और हाइड्रोजन को आसानी से कौन रिलीज करेगा? जिसका बॉन्ड बड़ा है। तो ये इसको आसानी से रिलीज कर देगा, तो सबसे ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट में यही है, ये सबसे घटिया है। क्लियर है? उसके बाद हमारी जीवनदायिनी ओजोन की बात करते हैं। O3 पिक देखो कितनी अच्छी लगाई गई है, मतलब मेरे को बड़ी सुंदर लगी यार ये पिक। मैं थोड़ी इसको बड़ी कर देता हूँ और ज्यादा फील आएगी, ठीक है। एक होता है ना वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो कुछ ऐसी स्टोरी होती है यहाँ पे। ये हमारे सन देवता हैं, सूर्य देवता, ये अपनी यूवी रेज फेंक रहे हैं। हमारी जो एटमोस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन मैंने लिख के भी दिखाई है, शायद आपको दिखाई दे रही है, डायटोमिक फॉर्म में होती है। फिर इस ऑक्सीजन पे कौन सी रेज टकराती हैं? यूवी रेज टकराती हैं, और यूवी रेज इसको किस में कन्वर्ट कर देती है भाई? ठीक है, यूवी रेज किस में कन्वर्ट कर देती हैं? इस ऑक्सीजन को जो हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, इसको ओजोन में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये यहाँ पर क्या है सर? ये हमारी बन गई ओजोन लेयर। तो आप में से कहीं बोलेंगे कि सर दिक्कत क्या है, हंस क्यों रहे हो? मतलब यार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे अटैक हुआ, अटैक नहीं हुआ मतलब यूवी रेज आई, और उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ओजोन में कन्वर्ट कर दिया। ओजोन का जन्मदाता कौन है? यूवी रेज है। और फिर वो ओजोन आंख किसको दिखा रहा है? ओजोन को निकल, कोई जरूरत नहीं अर्थ को तेरी, भाग यहां से। तो अजीब हो जाता है ना कि मतलब यूवी रेज ने सोचा होगा कि मैं इसको बनाऊंगा और ये मेरे को ही नहीं जाने देगा धरती तक। तो ये मेरे को हंसी सी आ जाती है इस बात पर, ठीक है। अच्छा है, मतलब अभी क्या करें, मतलब कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। मतलब गलत हो गया भाई के साथ। चलिए, हमारे साथ तो सही हुआ है। ये ओजोन लेयर है, और ये इधर साइड में मून है। क्या बात है, बनाने वाले ने क्या पिक बनाई है! वाह सर, आपने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, मैंने नेट से डाउनलोड करके लगाई है, चूज करके लगाई है, मतलब ठीक है। तो अगर बेटा जी आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो, ओजोन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि ओजोन के जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड की लेंथ कितनी है? बॉन्ड की लेंथ याद रखिए, शायद आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है भाई? 1.278 एंगस्ट्रॉम।
बॉन्ड एंगल कितना है 116.78 और ये इनका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आप लोग देख लेने वाले हो, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखना आप लोगों ने। बोलो तो मैं बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, प्रॉपर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड होता है जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस बॉन्ड को अगर मैं बना के दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसे भी बना के दिखा सकता हूँ। तो भैया कुछ ऐसे भी बन सकता है, हम इधर कर देते हैं ऑक्सीजन को और इधर एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसके तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। और ये इस तरह से बेटा, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, वाह भाई वाह, क्या स्ट्रक्चर बनाया बनाने वाले ने, ठीक है बेटा। इन जहां ये रेजोनेंस होती है, ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना तो उसे रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस की वजह से जो इनकी बॉन्ड लेंथ है ना बेटा वो इक्वल हो जाती है। रेजोनेंस की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल हो जाती है। आगे बढ़िए। जो ओजोन है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी रखोगे ओजोन को, O3 को, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, O2 में एंड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन की वजह से ही ये किसका रोल प्ले करता है, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका रोल प्ले करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा, ठीक है। इवन यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी भी लिखी है जो दिखाती हैं कि ये एक अच्छे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यार ये फीचर सही है, मतलब मेरे को पहले नहीं पता था ऐसा भी कुछ हो सकता है। जूम करके मतलब थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। तो देखिए पीबीएस है, पीबीएस को अगर आप ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप आई नेगेटिव को ट्रीट करोगे बेटा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। एंड I2 अगर आप देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना ये जैक प्लेन से निकलता है, ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को खत्म करता है। देखो भाई का ऑक्सीजन छीन लिया, NO2 बना दिया और ये क्या बन गया, O2। O3 था, नाइट्रिक ऑक्साइड दिखा, उसको अपना ऑक्सीजन दिया, ये बन गया NO2, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी भाई की रिडक्शन हुई है। अगर इसका यूज करें तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा, कई जगह पे इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड। डिसइंफेक्टेंट वगैरह क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जीवों को, कीटाणुओं को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ एयर इन हॉस्पिटल्स, रेलवे टनल्स, सिनेमा हाउसेज, फॉर ब्लीचिंग ऑफ ऑयल्स, आइवरी फ्लोर, स्टार्च एटसेट्रा। मतलब ज्यादा तो इसका यूज होता है ना, मतलब अगर कहीं पे भीड़ भाड़ हो रही है, मतलब भीड़ भाड़ हो रही है तो वहां पे स्मेली हो जाएगा, है ना। और उस स्मेल को खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो स्लोटर हाउस होते हैं, जो कत्ल खाने होते हैं पशुओं के, वहां पर भी बड़ी मतलब गंदी स्मेल हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए भी ओजोन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड आप सबको पता होगा, इसको किंग ऑफ एसिड बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 होता है। इसे किंग ऑफ एसिड एज वेल एज किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये देख लीजिए, ये रहा इसका बड़ा सुंदर सा प्यारा सा स्ट्रक्चर। ये है S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। ये बॉन्ड टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, ये आपकी तरफ है। और ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये बैक साइड में है, ठीक है। अब इस साल जो है इसकी प्रिपरेशन नहीं है, इस साल इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है बेटा। अगर आप H2SO4 को ब्रेक करना चाहो तो जैसे हमारे पास H2SO4 है, आप क्या देखोगे थोड़ी देर में ही H2SO4 बढ़िया एसिड है। अब एसिड है तो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। ये तो होता है इसका Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। H पॉजिटिव बड़ी आसानी से रिलीज करते हैं। और अगर आप इस HSO4 नेगेटिव को लो तो अगेन ये भी H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। ये होता है Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब इन सेकंड पार्ट जब इसने सेकंड हाइड्रोजन को रिलीज किया है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बताता चलूं, जो Ka1 है ये बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Ka2। Ka1 जो है Ka2 से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर आपने इसको NaOH के साथ ट्रीट किया है तो बेटा, अच्छा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने इसको ट्रीट किया है किसके साथ, H2SO4 को आपने NaOH के साथ ट्रीट किया है
तो Na इसके सिर्फ एक H को हटा पाएगा, ये क्या बन जाएगा NaHSO4 एंड H2O। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये NaOH2 ले लिए, तो 2Na क्या करेंगे, इसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। आगे बढ़िए, तो अगर आपने इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराई है तो जिंक के साथ क्या बनाएगा भैया, ये जिंक सल्फेट बनाएगा। अगर लेड के साथ करवाते तो ये लेड सल्फेट बनाता। देखिए ये जितने भी एसिड होते हैं ना बेटा, जनरली ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या, जो पानी से बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं, पानी को निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब अल्कोहल में हम एसिड डालते हैं तो वहां से पानी बाहर निकल जाता है। या मतलब अपने मतलब क्या होता है, अपने जो दिल फुके आशिक होते हैं वो एसिड फेंक जाते हैं तो स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, मतलब गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे। तो बट एक्चुअल में सीन क्या होता है, जब वो पानी एसिड डालते हैं तो एसिड क्या होता है, हमारी बॉडी से ना नमी को, मॉइस्चर को निकाल देता है, बड़ा प्रेम करता है वो पानी से। ठीक है, अगर आप ज्यादा समझना चाहो मेरी इस बात को समझो कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा दी है विद शुगर, तो शुगर के साथ बेटा ये पानी को बाहर निकाल देगा। देख लीजिए आपने, इसने पानी को बाहर निकाल दिया है, H2 बाहर और कार्बन अलग। बाकी ऑक्सीडेशन करवाता है, सल्फर की ऑक्सीडेशन करके सल्फर डाइऑक्साइड है, बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम सल्फेट है, मतलब ये जनरली सल्फेट भी बनाता है। ठीक है, लाइक जिंक के साथ देखो जिंक सल्फेट बना, सोडियम के साथ सोडियम सल्फेट बना, बेरियम क्लोराइड के साथ। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे K4FeCN6 है तो पोटेशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कितनी सारी चीजें बन गई हैं। तो इस तरफ आप लोग ध्यान से इसकी रिएक्शन कर लोगे बेटा जी, आ जाती हैं, आ जाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और आपके टीचर ने इसको +2 में फेस भी किया है, दैट इज ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, अब ऑक्सो एसिड कहाँ क्या होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन भी हो, जहां पर सल्फर भी हो। ठीक है, तो देखिए एसिड पता करने का ना सबसे बढ़िया टेक्निक बताऊं मैं आपको, निंजा टेक्निक जिसे बोलते हैं। आपको ना एक एसिड पता होना चाहिए, लाइक आपको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो सबको पता ही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4, H2SO4। आप ना उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा कर दो, वो क्या बन जाएगा H2SO5। जो H2SO5 है ना, इसे बोलेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, पर सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। फिर ना आप एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक ऑक्सीजन जब ज्यादा कर देते हैं ना तो पर बन जाता है। एक ऑक्सीजन को ना आप कम कर दो तो बन जाता है अस एसिड, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3। क्या होता है, H2SO3 होता है। ठीक है, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो सल्फ्यूरिक एसिड का, जस्ट अभी बना के आए थे हम लोग, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। और पर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा भाई, पर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, O, OH। और अगर आप सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, S, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O बेटा जी, OH, OH। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर से ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जैसे ये जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाता है ना, इसे बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। और वैसे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, बट पेरोक्साइड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है बेटा जी वो हो जाती है -1। पेरोक्साइड लिंकेज में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1 हो जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे हैं, नोट्स मिलेंगे तो आप सारे देख लेना। ठीक है, मतलब मेन ये है, इसके अलावा एक दो आपको जरूर याद करने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको प्रेफर करूंगा, किसको याद कीजिए आप लोग इसके बाद आप लोग याद करोगे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8।
एस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एच इधर ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये तो आपके पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास हो चुका है दत्ता परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो जहाँ पे वर्ड आ जाएगा ना, परऑक्सो वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा, परऑक्सो का मतलब होता है परऑक्साइड लिंकेज हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास हो जाता है, एक हो जाता है जिसे बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या भी बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ओलियम। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, कुछ ऐसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, डिट्टो कॉपी है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की डिट्टो कॉपी है। ठीक है, इधर OH इधर OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और बीच में क्या आ जाएगा दादा, ऑक्सीजन आ गया। बस इसमें क्या है, यहाँ पर चेक करो तो O8 है तो 2 ऑक्सीजन आ गई, इसमें O7 है तो सिर्फ बीच में 1 ऑक्सीजन आया। इसको अच्छे से आप करने वाले हो। इसके बाद अरे दादा, अच्छा मैं कहा खत्म भी हो गया शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। सल्फर डाइऑक्साइड बनता कैसे है, अभी जस्ट बना के आए थे हम लोग, है ना, सल्फर लिया था। बाकी सल्फर जो है यहाँ पे S8 की फॉर्म में होता है, S8 ले लोगे, बैलेंस कर लेना। सल्फर पे हम लोग एसिड डालते हैं तो एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है और इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड में। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं, लाइक आप कॉपर पे सल्फ्यूरिक एसिड डालिए तो क्या बनेगा, वहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। आप सोडियम सल्फाइड पे डाल दीजिए एसिड, तब भी क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब ये जो होते हैं मेटल हो गया, बेस हो गया, तो इनके साथ क्या जरूर बनता है, इनके साथ वाटर जरूर बन रहा होता है, सोल्ट जरूर बन रहा होता है। बाकी सबसे बेस्ट क्या है, सल्फर पे एसिड डालो तो बन गया। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, अब आप लोगों ने कंसेप्ट सुना है एसिड रेन, एसिड रेन होती है ना। अब एसिड रेन क्या होती है, बादलों से एसिड थोड़ी ना बरसता है। सीन क्या होता है एक्चुअल में कि हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी गैसेज फिर भी होती हैं। तो जब वो पानी के साथ मिलती हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइक हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा कन्वर्ट हो जाने वाला है H2SO3 में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप करना चाहो तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा के देख सकते हो, NaOH के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे, ये किस में कन्वर्ट होगा, Na2SO3 में। Na2SO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NaHSO3 में। SO2 की Cl2 के साथ रिएक्शन, SO2Cl2, SO2 की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा SO3 में। ठीक है, और एक जगह एक दो रिएक्शन देखो आप इसकी, Fe3 पॉजिटिव के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई तो ये Fe2 पॉजिटिव बना। यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है, अगर Fe3 पॉजिटिव के साथ कराई तो वो Fe2 पॉजिटिव बना। तो बेटा यहाँ से सीन क्लियर हो रहा है कि ये भाई साहब क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और MnO4 नेगेटिव को देखो, MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। अब एक्चुअल में रिएक्शन में मैं बताता हूँ कि ना कई बच्चे सोचेंगे सर रिएक्शन में बड़ी हो हल्ला होती है, इतना घबराने की जरूरत नहीं। आपको ये देखना पड़ता है कि यार इस रिएजेंट के साथ ये किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर Fe3 पॉजिटिव को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव बनेगा। अच्छा एक सीन समझिए, शायद आपके लिए बहुत आसानी हो जाए मेरी बात को समझना। यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव है, तो ये किस में कन्वर्ट हुए हैं, Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ Fe2 पॉजिटिव में, और MnO4 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हुआ Mn2 पॉजिटिव में। बाकी इन दोनों में रिएजेंट सेम है, कौन कौन सा रिएजेंट सेम है, SO2 वाटर, SO2 वाटर, और अगर SO2 वाटर है तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी सेम है। चेक कीजिए, SO4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट बेटा जी दोनों में सेम है, देख लीजिए। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हो, SO2 का स्ट्रक्चर डिट्टो कॉपी है ओजोन के स्ट्रक्चर की, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, चेक कर लो। सर उसमें प्लस माइनस नहीं था बेटा, प्लस माइनस उसमें भी था। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से भी इस प्लस माइनस को उड़ा सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ना एरो लगा सकते हो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहचान होती है, बिल्कुल कॉपी है, चेक कर लो। ठीक है, डबल बॉन्ड बना रखा है, वहां पे दो दो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड बना रखा है, वहां पे प्रॉपर उसके साथ बॉन्ड है। और इससे क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जब एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बने उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंट सेक्शन में बताना है। जब एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या बोलते हैं। एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से दादा बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है, बताइए कमेंट सेक्शन में।
उसके बाद बढ़ते हैं बेटा जी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एलोट्रोप्स। ओ माय गॉड, ट्रू लव। खत्म हो गया चैप्टर, डरे बैठे हैं यार, कल निपटा देंगे उसको भी बच्चों को। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोप्स को हिंदी में बोलते हैं बहरूपिया, नकाबपोश। ठीक है, बहरूपिया मतलब एक के जब अलग अलग रूप होते हैं, तो सल्फर के भाई साहब बहुत रूप होते हैं, बहुत रूप होते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए ना ये इसके स्ट्रक्चर बना दिए हैं, ऑक्टाहेड्रल टाइप से है और ये नीडल शेप्ड सा होता है। एक है रोम्बिक सल्फर, एक है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को बेटा जी हम लोग अल्फा सल्फर बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को हम लोग बीटा सल्फर बोलते हैं। एंड एक स्टेट पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं एंड दैट स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ट्रांजिशन टेम्परेचर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है बिटवीन अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, या फिर कह लीजिए रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, तो वो कितना होता है हमारे पास? 96 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज की बात करें तो रोम्बिक सल्फर क्या है? ब्राइट येलो कलर का होता है। मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है? पेल येलो कलर का होता है। डेंसिटी दी गई है कुछ, ठीक है। और जो ये है, बताइए, अगर इसकी बात करें तो ये स्टेट कब एग्जिस्ट करती है? ये स्टेट एग्जिस्ट करती है बिलो 96 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे अबव नहीं आएगा, यहाँ पे बिलो आएगा, कर लेना। और ये स्टेट एग्जिस्ट करती है मोनोक्लिनिक वाली अबव 96 डिग्री सेल्सियस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? रोम्बिक सल्फर का ऑक्टाहेड्रल टाइप से स्ट्रक्चर होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीडल की तरह, सुई की तरह स्ट्रक्चर होता है। इवन जब इसको गर्म करते हैं तो कुछ इस तरह से ही होता है। ठीक है, तो बेटा दैट्स ऑल, एंड आई होप मजा आया होगा आप लोगों को। और 40 मिनट को अगर आपने 2x की स्पीड में देखा होगा तो 20 मिनट में खत्म हो गया होगा। एक बार और देख सकते हो अगर कुछ भी डाउट है। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कोई और तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा, मैं बिल्कुल दूंगा। और भी कुछ प्रॉब्लम फेस करो ना बेटा पढ़ाई से रिलेटेड, मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, मतलब अपने एंड से बेस्ट एफर्ट डाल दूंगा कि तुम्हारी मैं हेल्प कर सकूं। भाई दिल करे तो शेयर कर देना, तुम्हारे ऊपर है। चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर चैनल है। बस चलिए खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।